हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम डायलेशन। इसकी केस स्टडी करने वाले हैं, उसे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करने वाले हैं। क्या टाइम डायलेशन फेक है या रियल है, इस कंसेप्ट को भी आज क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पढ़ाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम डायलेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाइस टाइम डायलेशन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम डायलेशन आखिर है क्या, उसे समझ लेते हैं। उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जानेंगे कि आखिर टाइम डायलेशन रियल है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम डायलेशन इज द डिफरेंस इन द इलैप्स्ड टाइम, यानी जो इलैप्स्ड टाइम मेजर किया गया है बाई टू क्लॉक्स व्हेन वन क्लॉक इज इन रेस्ट फ्रेम एंड अदर क्लॉक इज इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। टाइम डायलेशन क्या है गाइस? माना कोई क्लॉक एस फ्रेम में है और एक क्लॉक एस डैश फ्रेम में है, तो हमने मेजर किया कि यदि एस डैश फ्रेम किसी हायर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इन दोनों के टाइम के बीच डिफरेंस हमें मिलता है, यानी इसका टाइम हमें स्लो मिलता है कंपैरेटिवली इसके टाइम के। तो टाइम में वृद्धि होना या डिले होना ही हमारा टाइम डायलेशन कहलाता है। यानी जो रेस्ट फ्रेम में है इसके टाइम हमें ज़्यादा मिलता है एस डैश फ्रेम से, इसका टाइम हमें कम मिलता है। तो वही इसमें हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे और इसी पे एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करेंगे। चलिए इसे आगे इसके डेरिवेशन देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसी डेफिनेशन को और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज, in special theory of relativity the time dilation is the difference in the elapsed time as measured, यानी हमने दो घड़ियों के बीच का टाइम मेजर किया, लेकिन हमने सेम टाइम पर दोनों घड़ी स्टार्ट की थी सेम टाइम पर, लेकिन एक घड़ी जो थी वो मूव कर रही थी किसी फ्रेम में वी वेलोसिटी से। तो हमने पाया कि जो एस डैश फ्रेम की घड़ी जो मूव कर रही थी उसका टाइम में कुछ कम था, उसका टाइम कम था कंपैरेटिवली जो घड़ी रेस्ट में थी। वही चीज़ हमारी टाइम डायलेशन कहलाती है। तो इसका डेरिवेशन करते हैं। इसमें भी सेम हम दो कोऑर्डिनेट बना लेंगे, एस फ्रेम एस डैश फ्रेम, इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और एस डैश फ्रेम की एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान लिया हमने एस फ्रेम में एक घड़ी रख दी जो है ए से डिनोट की गई है ए। उसी तरह से एस डैश फ्रेम में भी एक वॉच रखी हुई है जिसे हम नेम कर दिया बी। तो ये हो गई ए क्लॉक, ये हो गई बी क्लॉक। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो दोनों सुई थी, फर्स्ट डिनोट कर रही है T2 और T1 और सेकंड T2। इसी तरह से सेम एस डैश फ्रेम में भी T2 डैश और T1 डैश। तो यहाँ पर देखते हैं टाइम में जो डिफरेंस है वो इन फ्रेम एस फ्रेम में क्या था वो देखते हैं, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन टाइम T कंसिडर कर लिया है, या जिसे हम प्रॉपर टाइम भी कह सकते हैं फॉर एस फ्रेम के लिए। उसी तरह से एस डैश फ्रेम के लिए जो प्रॉपर टाइम था वो हमारा T2 हो जाएगा, टी नोट हो जाएगा। टी नोट इक्वल्स टू T2 डैश माइनस T1 डैश। तो चलिए आगे करते हैं। तो वही यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। लेट्स कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश व्हेन टी इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 था तो दोनों फ्रेम रेस्ट में थे। आफ्टर कुछ समय बाद
जब एस डैश फ्रेम मूव करने लगा एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v के साथ। तो क्या हुआ, दो क्लॉक्स ली हमने ए एंड बी, जो प्लेस कर दी, ए हमने कर दी प्लेस एस के अंदर एस फ्रेम के, और बी कर दी हमने एस डैश फ्रेम के अंदर। ठीक, देन प्रॉपर टाइम इज टी नोट, यानी जो एस डैश फ्रेम के अंदर टाइम था वो था हमारा टी नोट। तो टी नोट इक्वल्स टू टी टू डैश माइनस टी वन होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। उसी तरह से इन फ्रेम एस टाइम ऑब्जर्व, जो हमने टाइम ऑब्जर्व किया वो टी था, टी इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम के लिए हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे। ये हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं, तो हमने टाइम वाली इक्वेशन यहाँ पर ले ली है। तो फॉर एस डैश फ्रेम के लिए टी डैश होगी, फॉर एस फ्रेम के लिए टी होगी। तो ये हम इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं इसे प्रूव करने में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस वाली इक्वेशन से। तो T1 के लिए चलिए करते हैं। T1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा T1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं T2 हो जाएगा हमारा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। T1 और T2 की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, T1 और T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखकर प्रॉपर टाइम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर फ्रेम S के लिए। तो चलिए T1 और T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। On putting the value of T2 and T1 in equation सेकंड, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। T इक्वल्स टू T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस साइन के लिए फिर T1 की वैल्यू T1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यानी कि ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं T इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हर कॉमन होने की वजह से यहाँ पर एक बार हम कॉमन यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए ये देखते हैं T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 डैश, ये बाहर माइनस है तो उसके कारण ये साइन अपोजिट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। जब भी कभी बाहर माइनस हो तो उसके सामने वाले ब्रैकेट के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके सामने वाले जो साइन है वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर और वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये टर्म कॉमन है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी T इक्वल्स टू T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये T2 डैश माइनस T1 डैश हमारी किसके इक्वल थी, ये वैल्यू हमारी T नोट के इक्वल थी, जो हमारी एस डैश फ्रेम के अंदर प्रॉपर टाइम था। तो चलिए ये देखते हैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल्स टू T नोट, तो हम T2 डैश माइनस T1 डैश की जगह T नोट रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए रखते हैं। तो ये वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की थी, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 डैश माइनस T1 डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू हम T नोट यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो चलिए T इक्वल्स टू T नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो गाइस ये इक्वेशन हमारी टाइम डायलेशन की निकल कर आ गई है। ये वाली टर्म जो है ये हमारे क्या है, ये प्रॉपर टाइम इन एस डैश फ्रेम, ये वाली टर्म है हमारी प्रॉपर टाइम इन एस फ्रेम। ठीक है, तो गाइस इस टर्म से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो एस डैश फ्रेम के अंदर टाइम है T नोट वो मल्टीपल होगा, यानी ये वाली टर्म हमारी यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी T नोट हमारी कुछ वैल्यू T से क्या होगी, कम होगी इस मल्टीपल के कारण, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई T के साथ होगी तो ये वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगी T नोट से, जो साफ साफ ये दिखाता है कि T नोट यानी एस डैश फ्रेम के अंदर जो टाइम है वो कम होगा जो टाइम एस फ्रेम के अंदर है उससे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। T डायरेक्टली इक्वल नहीं है T के, यानी T नोट डायरेक्टली इक्वल नहीं है T के, इसके साथ एक टर्म यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। तो टाइम डायलेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है वो T इक्वल्स टू T नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये गाइस हमारी टाइम डायलेशन का फॉर्मूला आ जाती है। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, यही हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो यहाँ पर क्या था गाइस, हमारी जो स्पीड थी फ्रेम की वो लेस देन थी C के, यानी इक्वल नहीं थी, नियर अबाउट हो सकती है C का, लेकिन लेस देन थी, C से कम ही थी, यानी वेलोसिटी जो फ्रेम की थी वो C से स्पीड ऑफ लाइट से कम थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, सिंस V इज लेस देन C, V हमारा लेस देन था C से, देन सो 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर क्या होगा, ये भी लेस देन होगा 1 से। क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी V की वैल्यू लेस देन होगी C से तो गाइस ये टर्म हमारी पूरी लेस देन हो जाएगी 1 से लेस देन इसलिए हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी हमारी C से कम होगी। तो जब भी किसी भी डिवाइड में जब हम किसी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे, क्योंकि V तो हमारी छोटी संख्या है, C हमारी बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर हमेशा एक से कम वैल्यू आती है। तो जब हम एक से कम वैल्यू 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली एक से कम हो जाएगी। सो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कुछ पॉइंट में कुछ भी हो सकती है। ये वैल्यू जो ये है ये पॉइंट में यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, जिसकी मल्टीप्लाई इधर जाकर T के साथ हो जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई T के साथ होगी तो ये वैल्यू कुछ इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी T नोट लेस देन हो जाएगा किससे, T से, क्योंकि T की वैल्यू के साथ ये वाली जो स्मॉल वैल्यू थी कुछ वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, तो T की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और T नोट की वैल्यू मिनिमम हो गई। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि T नोट की वैल्यू मिनिमम है T से। ये केस स्टडी फॉर फर्स्ट के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट 2 केस और स्टडी कर लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन V इज वेरी 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 लेस देन टू C, V की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम, यानी जो फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है V वेलोसिटी से उसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही ज़्यादा कम है।
ऑलमोस्ट वो ये समझ लो रेस्ट की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो गाइस देखते हैं टी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन v/v² कैन बी नेग्लिजिबल। ये गाइस नेग्लिजिबल क्यों होगा, चलिए वो देखते हैं। तो गाइस जब v की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होगी और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी बहुत ही ज़्यादा, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो समझ लो बिल्कुल जीरो के अप्रोक्स ही है, जीरो ही समझ सकते हो आप, और इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू गाइस हमारी ज़ीरो ही हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ज़ीरो के अप्रोक्स है, यानी 0.00 कुछ मान लेते हैं हम, ये है। तो ये वैल्यू गाइस हमारी अप्रोक्स ज़ीरो ही होगी, क्योंकि नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि ये जीरो तो नहीं होगी प्रॉपर, लेकिन नियर अबाउट टू जीरो होगी। तो इसी केस में इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो गाइस 1 - 0 1 ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो t=t0 हमारे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा गाइस, जो हमारे टाइम का डिफरेंस हमें मिल रहा था वो टाइम का डिफरेंस इस केस में नहीं मिलेगा, जब v की वैल्यू वेरी 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 लेस देन टू c होगी। केस सेकंड देख लेते हैं गाइस। केस सेकंड में क्या है, माना v की वैल्यू इक्वल हो c के, यानी जो एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है वो जब c के इक्वल हो जाए, तो गाइस तब क्या होगा, इस केस को स्टडी करते हैं। तो ये वैल्यू फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे v की जगह पर c। जब हम v की जगह पर यहाँ पर c पुट कर देंगे तो चलिए पुट करके ही देख लेते हैं। v की जगह पर यहाँ पर मैंने c पुट कर दिया है, यहाँ पर v था और यहाँ पर मैंने c पुट कर दिया है इसकी अकॉर्डिंग। तो गाइस ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। 1 - 1 0, यानी t=t0/0। तो गाइस ये केस हमारा इनफाइनाइट बना देगा इसे, ये केस क्या बना देगा, इनफाइनाइट, यानी t=इनफाइनाइट मीन्स अपरिभाषित, यानी समय अब यहाँ पर परिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी, तो टाइम डायलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, इसी कारण टाइम डायलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण हम इसे यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। सो गाइस इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। सो गाइस यदि बीटेक के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, तो आपको जिसकी डेफिनेशन आई हो या उसके साथ एक स्मॉल न्यूमेरिकल भी आया हो, तो गाइस न्यूमेरिकल हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जो डेफिनेशन है वो आप इसमें से जितना एग्ज़ाम में पूछा जाए उतना आप लिख सकते हैं, या कोई केस दे दिया जाए तो उसी केस को केवल वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर 2 नंबर में पूरी ये डेरिवेशन नहीं करना है। यदि आपको लॉन्ग में डेरिवेशन पूछता है और केस स्टडी भी पूछता है, तो आपको ये केस भी करने हैं और लॉन्ग में ये डिराइव भी करके दिखानी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। तो गाइस एक्चुअल में इसे जानेंगे कि टाइम डायलेशन आखिर है या फेक है, रियल है या फेक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया टाइम डायलेशन के लिए, तो देखते हैं उसे। The direct experimental confirmation of time dilation is found in an experiment on cosmic rays particles called mu meson। तो गाइस इसमें क्या किया हमने, टाइम डायलेशन फाउंड करने के लिए हमने कॉस्मिक रेज पर एक एक्सपेरिमेंट किया। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं गाइस, कॉस्मिक रेज हमारी पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिन्हें हम म्यू मेसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू मेसन, म्यू मेसन।
म्यू मेसन आर डेवलप्ड इन द लार्ज नंबर इन द अर्थ एटमोसफेयर एट 10 किलोमीटर हाइट। तो गाइस म्यू मेसन जो हैं ये बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट पर डेवलप होते रहते हैं। तो गाइस ये कंटिन्यूस डेवलप होते रहते हैं 10 किलोमीटर हाइट पर अबव अर्थ। तो देखते हैं गाइस, द स्पीड ऑफ म्यू मेसन इज, तो जो स्पीड मेजर की गई है म्यू मेसन की, वो गाइस म्यू मेसन पार्टिकल जो है उनकी स्पीड होती है 2.994 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम स्पीड ऑफ लाइट के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लें तो ये लगभग 0.998 इंटू स्पीड ऑफ लाइट सी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीपल है। तो यानी 0.998 स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ये स्पीड हमने कन्वर्ट कर ली है। चलिए देखते हैं, व्हेन इट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट टेक्स टाइम। गाइस जब ये 10 किलोमीटर हाइट से धरती की ओर बढ़ता है इस स्पीड के साथ, किस स्पीड के साथ, 2.994 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ आसमान से धरती की ओर बढ़ता है, तो गाइस ये 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड लेता है। यानी समय लिया इसने इतना। हमारे पास स्पीड आ गई, समय आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं, नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ये रही इसकी, टाइम इसने इतना लिया है धरती पर आने में। तो गाइस हम निकालेंगे इसकी डिस्टेंस, इसने आखिर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हमारी अकॉर्डिंग, तो इसे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए थी। तो वही हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि इनने एक्चुअल में 10 किलोमीटर हाइट जो है वो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की या नहीं की। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जब इसकी स्पीड है इतनी और टाइम इसने इतना लिया धरती पर आने में, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो 10 किलोमीटर के इक्वल है, क्योंकि ये धरती पर आने में तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो एक्चुअल में वो फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसे। ऑन द अर्थ सरफेस इट चेंज इनटू 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। वह जब ये अर्थ की सरफेस पर आकर करता है, अर्थ की सरफेस पर गिरता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका डीके हो जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, धरती की सरफेस पर। व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ म्यू मेसन इज 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी लाइफ टाइम कह सकते हैं इसका, या ट्रेवलिंग टाइम। लाइफ टाइम का मतलब है कि जहाँ पर था, यानी जब ये स्काई में था वहाँ पर 10 किलोमीटर अबव था फ्रॉम अर्थ, देन ये एटमॉस्फेयर से आने में इसने अर्थ पर टाइम लिया 2 इंटू 10⁻⁻6, और वहाँ पर क्या हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स में ब्रेक हो गया। तो गाइज यानी इसकी पूरी जो इसने लाइफ जो कवर की वो ट्रैवलिंग में की। तो जो ट्रैवलिंग में इसका टाइम था वो था 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, यानी इतना ही इसका क्या था, लाइफ टाइम था। तो चलिए देखते हैं इसने अपनी लाइफ टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन इट्स लाइफ टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल इसने ट्रैवल डिस्टेंस कितनी की होनी चाहिए तो थी 10 किलोमीटर, लेकिन इसने यहाँ पर कितनी की वो देखते हैं। वेलोसिटी थी इसकी 2.994 इंटू 10⁸ इंटू इसका जो ट्रैवलिंग टाइम था वो था इतना 2 इंटू 10⁻⁻6। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.988 इंटू 10⁻²। अगेन इसे और रिजोल्व करेंगे, अगेन रिजोल्व करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 5.998 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अगेन इसे कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6 किलोमीटर।
एक्चुअल में उसने ट्रेवल की 0.6 किलोमीटर। इस टाइम में जो टाइम था, एक्चुअल टाइम जो था, इस टाइम में उसने ट्रेवल की 0.6, जबकि वो ट्रेवल करके आता है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, और उसने यहाँ पर कितनी की है उसके लाइफ टाइम में 0.6 किलोमीटर। यानी टाइम डिले हुआ है, टाइम डिले हुआ है, यानी उसने डिस्टेंस ट्रेवलिंग में कुछ ना कुछ टाइम क्या हुआ है, डिले हुआ है। तो वही डिले टाइम यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल तो हमारी ये उससे मैच नहीं कर रही, होनी चाहिए थी 10 किलोमीटर, जबकि ये एक्चुअल में आई है 0.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस एग्जाम में, तो वहाँ पर भी आपको यही लिखना है, द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ टू म्यू मेजर ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी अब ये क्वेश्चन उठता है, चलो जो नए म्यू मेजन हैं या म्यू मेजन है वो फिर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कैसे यहाँ पर कवर करता है, पहुँचने में ट्रैवल करता है, जबकि उसने एक्चुअल में 0.6 किलोमीटर की अपनी लाइफ टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, हम कंसेप्ट यूज करेंगे टाइम डायलेशन का। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। तो चलिए टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को यूज़ करके देखते हैं क्या वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड आउट होगी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन जो फॉर्मूला आया था हमारा, टी इक्वल्स टू टी नोट अंडर द रूट 1 - v² अपॉन c² आया था। तो इसी के अकॉर्डिंग, यानी रेस्ट में है, रेस्ट में जब हम देखते हैं, हम तो अर्थ पर रेस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेस्ट में देख लेते हैं वो टाइम आखिर डायलेट कितना हुआ। यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम तो रेस्ट की पोजीशन में लगता है ना, तो वो डिले कितना हुआ, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी कम थी। एक्चुअल में जो टाइम था रेस्ट की पोजीशन में से देखने पर वो कितना था, तो वो देखते हैं टी इक्वल्स टू, अब ये कितना था उसके लाइफ टाइम, 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन अंडर द रूट 1 - v²। उसकी वेलोसिटी थी 0.998c, और ये स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक, अपॉन ये वैल्यू c², तो ये वैल्यू c², यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू गाइज यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब क्या होगा, अब गाइज हमारी जो t की वैल्यू है वो निकल कर आती है t इक्वल्स टू 3.17 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। यानी गाइज जो डिले टाइम था वो था 3.17 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। यानी इतना टाइम हम रेस्ट की पोजीशन से देख रहे हैं, इतना टाइम उसने क्या लिया, ज़्यादा लिया। यानी वो जो चीज़ ट्रैवल कर रही है किसी वेलोसिटी से, और गाइस जो चीज़ रेस्ट में है, जो चीज़ रेस्ट में है, तो गाइस उनमें टाइम का डायलेशन होता है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था बी वेलोसिटी से, तो उसका टाइम 2.994 इंटू 10⁻, ये नहीं था, 2 × 10⁻6 था, ये था। जबकि वहीं रेस्ट में देखें तो उसका टाइम हमारा 3.17 टू 10⁻⁻5 सेकेंड आ रहा है। यानी ये टाइम ज़्यादा आ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन के ही। यानी चलिए इसकी देखते हैं, तो इस टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता इन दिस डिलेड टाइम, द डिस्टेंस इज, तो गाइस इसमें देख लेते हैं जो उसने डिस्टेंस यहाँ पर कवर करता, डिस्टेंस एस मान लेते हैं, एस इक्वल्स टू वी टी। तो यहाँ पर ये कितनी वैल्यू आएगी वो देखते हैं। वेलोसिटी थी उसकी 2.994 इंटू 10⁻8 इंटू
3.17। अब ये वाले टाइम में देखते हैं उसने डिले टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, इंटू 10⁻⁵। तो गाइज ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है 9.49 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसी वैल्यू को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलोमीटर में ये वैल्यू हमारी आ जाती है 9.5 किलोमीटर। यानी ये डिस्टेंस हमारी अप्रोक्स 10 किलोमीटर के इक्वली आ जाएगी जब हम इसमें 0.6 किलोमीटर ऐड कर देंगे। यानी कि इतना टाइम डिले हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो रेस्ट में होते हैं उनका टाइम ज़्यादा होता है या ज़्यादा लगता है एज़ कंपेयर टू जो चीज़ किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो उसके। यानी हम रेस्ट की पोजीशन में इस म्यू मेसन को अगर मेजर कर रहे हैं तो गाइज उसका एक्चुअल टाइम ये होगा 3 पॉइंट रेस्ट की कंडीशन से देखने पर। और यदि वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसी कंडीशन में हम देखें तो वो अपनी लाइफ टाइम 2 इंटू 10⁻⁻6 में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं थी। एक्चुअल में ये वैल्यू में वो इतना टाइम, इतनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की उसने। तो गाइज इससे हम साफ साफ ये प्रूव होता है कि एक्चुअल में टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये रियल इफेक्ट है, यानी ये रियल में इफेक्ट हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं और हमने देखा भी है। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। तो म्यू मेसन ऑन द अर्थ सरफेस तो म्यू मेसन ऑन द अर्थ सरफेस इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, ठीक है, कितने टाइम में, इतने टाइम में, ठीक है। तो वी कैन से दैट टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट। तो गाइज ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो गाइज आप भी इसे इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसके नोट्स, इसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू।